नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे इस क्लास में बाल विकास सीडीपी की क्लास की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास की बात करेंगे और ये क्लास नंबर 9 है। सभी परिचित होंगे बाय जायसवाल सर। साथियों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, गोल्डन वीडियो। इस क्लास में प्रत्येक टीटी एग्जाम में एक प्रश्न तो पूछा ही गया है, इसलिए ये गोल्डन वीडियो है, गोल्डन क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास में हम टॉप केवल 25 प्रश्नों की बात करेंगे। जी हाँ, 25 प्रश्न जो है इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। प्रत्येक ऑप्शन को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और डिटेल के साथ जानेंगे, क्योंकि डिटेल के साथ जानेंगे तभी सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि हो पाएगा। बाल विकास सीडीपी में से 25 प्लस का स्कोर जो आप लोग क्रॉस कर सकते हैं। और हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा के रखिएगा कि अपने लक्ष्य के लिए जो सीले और जुनूनी बनिए। जी हाँ साथियों, अपने लक्ष्य के लिए जो सीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही होता है। अगर समझना है जिंदगी पीछे देखो और जीना है आगे बढ़ना है, तो जिंदगी में आगे आने वाली जो आपकी क्लासेज हैं, एग्जाम्स हैं, उनके लिए तैयारी बेहतर कीजिए, क्योंकि आगे बढ़ना है तो आगे देखना पड़ेगा। क्योंकि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से आगे निकल गया। इसलिए भीड़ से आगे सभी को निकलना है। चलिए बात करेंगे पहले प्रश्न की। बाकी इसकी क्लासेज के ऑलरेडी यहाँ पे लिंक दे दी गई, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि साथियों यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकार एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है। जी हाँ, एक ऐसा विकार जो अतिरिक्त 21वां गुणसूत्र आ जाता है, उसके कारण यह विकार होता है। वह विकार का आपका नाम बताना है। फेनिल कीटोनुरिया की बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे, टर्नर का सिंड्रोम की बात करेंगे, या आपके दराती कोशिका अरक्तता, जिसे हम सिकेल सेल एनीमिया कहते हैं। ये पिछले क्लास का मॉक क्वेश्चन था। तो कौन सा विकार एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है? वह विकार है डाउन सिंड्रोम। जी हाँ, बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न साथियों जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है कि प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है आपका वंशानुक्रम, जैव अजैव सम्मिलित होता है, परिवार सम्मिलित होता है, या पशु सम्मिलित होता है। देखिए, आप देखिएगा, वंशानुक्रम, परिवार, पशु ये अलग दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे पर्यावरण का जिक्र आया है और जैव अजैव का जिक्र आया है। हमें आंसर नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन से आंसर निकाल लेते हैं, ऑप्शंस को समझ के आंसर निकाल लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की बात करेंगे और पर्यावरण में आज जैव अजैव की बात की जाती है, इसलिए यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है? जैव और अजैव सम्मिलित होते हैं, ना कि वंशानुक्रम, परिवार, ना कि पशु। ठीक है, बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। आइए बात करेंगे साथियों तीसरे प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही दिया गया है? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। टीटी एग्जाम को फतेह करना है, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में जो कथन हमारा सत्य दिया गया है, वह यह दिया गया है कि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए सी ऑप्शन को यहाँ पे हमें सही कर लेना है, करेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं, 4 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। मनुष्य में व्यक्तित्व भिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? वातावरण के साथ अंतःक्रिया, वंशानुक्रम में विभिन्नता का, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता का, या वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया का होता है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। एक एक कमेंट प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का, सभी का फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। आप सभी के माता पिता को जायसवाल सर नमस्कार प्रणाम करते हैं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, मनुष्य में व्यक्तित्व भिन्नता के निर्धारक जो संबंधित होता है, वह आपके वंशानुक्रम, वातावरण में अंतःक्रिया का होता है। डी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेना है। पांचवा प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है और इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे।
कि मानव जाति में वे कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का या उपरोक्त में से कोई नहीं है। अगर आपको पता है आपका कमेंट सर्वोपरि है श्रीमान। जी हाँ, व्यक्तित्व निर्धारक तत्व वे होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं, वह है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया। इस नाम का इस ऑप्शन का पहले ही जिक्र हो चुका है, केवल प्रश्न को बदला गया है, ऑप्शंस वही रखा गया है। अगला प्रश्न, मानव विकास किन दोनों के योगदान के परिणाम होता है? सभी परिचित होंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण का। एक प्रश्न वंशानुक्रम वातावरण से जरूर पूछा जाता है, कभी कभी 2-3 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण के दोनों के योगदान का परिणाम कहलाता है। 7वां प्रश्न है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो किसका परिणाम होगी? सभी परिचित होंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण के परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगे। डी ऑप्शन को सही कर लेना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 8वां प्रश्न जो स्क्रीन पर है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे समुचित हो जाएगा? जी हाँ, तो हमारा जो समुचित कथन है, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में जो कथन हमारा उचित दिया गया है कि परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर रहती है जबकि जो आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित होता है। परिवेश की भूमिका स्थिर रहेगी लेकिन आनुवंशिकता का प्रभाव जो है परिवर्तित हो सकता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। बात करेंगे 9वें प्रश्न की, बेहतरीन प्रश्न की, सिलेक्शन वाले प्रश्न की बात कर रहे हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से यह इनमें से किनका नाम जो है सुजन शास्त्र या सजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, 95% यह प्रश्न रिपीट होता है। जी हाँ, प्रत्येक टीटी एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो किनका नाम सजन शास्त्र से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, कुरम क्रो की बात कर रहे हैं, गाल्टन की बात करेंगे, रॉस की बात करेंगे, वुडवर्थ की बात करेंगे। जी हाँ, एक नाम सभी परिचित होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्रांसिस गाल्टन की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन का नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, जनक से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। जो शब्द आपका सजन शास्त्र है ये शुरू में प्रस्तावित किया गया था। एक विक्टोरियन वैज्ञानिक सर फ्रांसिस गैल्टन 1822 टू 1911 द्वारा परिभाषित किया गया था। वह सजन शास्त्र के जनक भी कहलाते हैं। जी हाँ, फ्रांसिस गाल्टन की बात करेंगे, एक विक्टोरियन आपके वैज्ञानिक है। चार्ल्स डार्विन के एक चचेरे भाई व डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने सुजन शास्त्र को परिभाषित किया जिसका अर्थ था जनसंख्या के विरासत वाले भंडार को बेहतर बनाने की विज्ञान, न केवल न्यायिक संभोगों के द्वारा बल्कि अन्य सभी माध्यमों से। सजन शास्त्र शब्द ग्रीक शब्द ईयू गुड या जन्म के रूप में फाइओएम है। तो ग्रीक शब्द कौन सा है? ईयू गुड, ठीक है, और जन्म के रूप में फाइओएम है। ये शब्द ये आपको दिमाग पे स्टोर कर लेना है। यह शब्द इच्छा मृत्यु यूरोपीय संघ के विपरीत ध्रुवीय है। उन लोगों की तुलना में अच्छा क्या है? मृत होना। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। साथियों, आप सभी शिक्षक बंधु हैं या भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जब आपकी नियुक्ति होगी तो आप ये सोचिए, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। आपका ज्ञान क्या होना चाहिए? आपका ज्ञान अध्यापन विषय का होना चाहिए। आप में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा संहिता का ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का दोनों का होना चाहिए। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, शिक्षक को साथियों आपके बाल मनोविज्ञान का ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ अध्यापन विषय का भी ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय के आपकी नियुक्ति होगी उस विषय के आपके प्रवीणता होनी चाहिए उस विषय में, तभी तो आप बच्चों को बता पाएंगे। और बाल मनोविज्ञान का भी होना चाहिए कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है। और इसके पहले बाल मनोविज्ञान के 100 प्रश्न हमने, ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चनों की क्लास कंप्लीट कर ली है। जाइएगा, जरूर देख लीजिएगा, कल ही हमने क्लास को कंप्लीट किया है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम होता है? कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। सभी परिचित हैं
कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वप्रथम जो कथन हमारा उचित दिया गया है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, प्रत्येक शिक्षक के लिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है दर को, सीमा को, दिशा को या विशिष्ट गुण को सूचित करता है। सभी बताइएगा। जी हाँ, आपका कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। जयसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, निर्देशात्मक विकास शब्द जो सूचित करता है वह आपका विशिष्ट गुण को करता है। जी हाँ, निर्देशात्मक विकास शब्द जो सूचित कर रहा है वह विशिष्ट गुण को करता है। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है नीचे कमेंट कीजिए। आपका एक एक कमेंट फीडबैक कमेंट सर्वोपरि है, सम्मान करते हैं। और अगला प्रश्न है कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, बाल विकास में वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी पर। काफ़ी सारे बच्चे जो हड़बड़ाहट होते हैं, जिनको जल्दी होती है, उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन करके चले आते हैं और एक नंबर अपना क्या है नुकसान करके चले आ जाते हैं, लॉस करके चले आते हैं। समझिए पहले प्रश्न को क्या कह रहा है। साथियों, बाल विकास में जो है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। अब आप ये बोलेंगे कि बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में गर्भावस्था, जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है, जब बच्चा गर्भ में हो जाता है, माँ के पेट में हो जाता है, 3-4 महीने से लगभग आपके किशोरावस्था तक जो अध्ययन आपके बाल विकास में किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों होता है। देखिए, आप जब प्राइमरी लेवल के शिक्षक बनेंगे, अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, टीचर बनेंगे, आप लोग ये बताइए आपके लिए प्राइमरी लेवल में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों होगा। अपने मन में सोचिए और इसका फिर आंसर दीजिए। क्यों होगा? क्योंकि सभी परिचित हैं, क्योंकि ये बच्चों के व्यवहार को समझने में आपकी क्या करता है, सहायता करता है। अर्थात शिक्षक अध्यापक अध्यापिका की, शिक्षक शिक्षिका की सहायता करता है बच्चों के व्यवहार को समझने में, इसलिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है शिक्षक के लिए। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। सभी परिचित होंगे, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहलाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 16 नंबर 16वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, वीवीआईपी वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को वीवीआईपी कैटेगरी पर रख लीजिएगा, अपने माइंड पर स्टोर कर लीजिएगा। अपने कानों को थोड़ा जो छेद होता है ना, पर्दा होता है, उसको खोल लीजिएगा। साथियों, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है। अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरे के व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार विश्लेषण। व्यवहार बहुत ज़रूरी है, चाहे दूसरे का व्यवहार हो चाहे हमारा व्यवहार हो, व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र मानो तो मौज है, ठीक है, वरना तो समस्या तो रोज़ खड़ी होती है। रोज़ आपके सामने सुबह उठिए समस्या मिल जाएगी, लेकिन हर छोटा बदलाव आपकी कामयाबी का हिस्सा होता है। जी हाँ, हमेशा बदलाव करते रहिए। सिलेक्शन की गारंटी 101% है। क्लासेज ज्वाइन करते रहिए। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है। निरीक्षण विधि में दूसरे के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेंगे। कोई भी डाउट है फटाफट कमेंट कीजिए। जी हाँ, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि का नाम बताइए। रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, केस स्टडी या प्रयोगात्मक विधि। देखिए, केस स्टडी या केस अध्ययन विधि के बारे में हम पिछली क्लासेस में बहुत सारा डिटेल के साथ चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की जो मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है वह आपकी केस स्टडी ही कहलाती है। सी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है। तुलनात्मक विधि होती है, विकासात्मक विधि होता है, सांख्यिकी विधि होती है या मनोविश्लेषणात्मक विधि होती है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, कमेंट आ चुका है, आप लोगों का फीडबैक आ चुका है कि किसी भी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का जो सर्वोत्तम तरीका होता है साथियों, वह होती है विकासात्मक विधि। जी हाँ, क्योंकि वृद्धि और विकास के अध्ययन की बात कर रहे हैं, इसलिए सर्वोत्तम तरीका विकासात्मक विधि होगी कि बच्चे का कैसे विकास होगा, बच्चे का कैसे वृद्धि करना है। नाम से ही पता चलता है कि जब वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो सर्वोत्तम तरीका जो है उसका विकासात्मक विधि ही होगी। एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को अध्ययन के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, किस रूप में जाना जाता है। अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल, प्रतिनिध्यात्मक या क्रॉस सेक्शनल, अक्षांशीय या लैटिट्यूडनल या प्रायोगिक की बात करेंगे।
4 ऑप्शंस है और एक ऑप्शन को चूज कीजिए, अपने नंबर को बेहतर कीजिए, अपने स्कोर को 1+ को बेहतर कीजिए। जी हाँ, टॉप 25 में क्या स्कोर है सभी कमेंट करके बताइएगा। एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, वह साथियों कौन सा होगा? अक्षांशीय या ट्रायंगुलर की बात करेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल की बात करेंगे। जी हाँ, एक निर्धारित समय की अवधि में समान बच्चों के अध्ययन को अनुदैर्ध्य अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल अध्ययन के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न क्या दिया गया है, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं और आपका फीडबैक भी जान लेते हैं। साथियों, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन होती है? हम बात कर चुके हैं विकासीय विधि, चाहे लिखी हो चाहे विकासात्मक, इसलिए हमने इस प्रश्न को रिपीट किया है। अगर देखिए कहीं या कहीं आपको विकासात्मक लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको विकासीय मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वह एक ही चीज़ है। सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, यह सिद्धांत किसका है? लेमार्क का है, हैरिसन का है, डार्विन का है या मैकडूगल का है? मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां संवेग बताए हैं, किसने? मैकडूगल के द्वारा बताई गई है। और सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो सिद्धांत है और किसी का नहीं, चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया। सिद्धांत को प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के रूप में जाना जाता था। उन्होंने उस प्रक्रिया की व्याख्या की जिसके द्वारा जीव समय के साथ व्यवहार लक्षणों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बदलते हैं, और उन्होंने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रस्तावित किया। यह प्रश्न आ सकता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? तो आपके चार्ल्स डार्विन महोदय की बात करेंगे। किसकी है सभी लोग बताइए। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की है। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 5 प्रश्न और करेंगे। सभी को पता होगा आज की क्लास में हम 25 प्रश्न ही कर रहे हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न है, अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन को लागू करने के लिए ही अध्ययन किया जाता है, जिसमें कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसर पर मापा जाता है। विस्तारित अनुदैर्ध्य वृद्धि पर, क्रॉस अनुभागीय विकास पर या मिश्रित अनुदैर्ध्य पर। देखिए प्रश्न को समझ लीजिएगा। अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है जिसमें कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसर पर मापा जाता है, अर्थात मिश्रित अनुदैर्ध्य की बात करेंगे। डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है? आप सभी परिचित हैं कि निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, ये तीनों आपने पढ़ा है, लेकिन विशिष्ट से समान क्रियाओं का सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा है। यह विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास के सिद्धांत कौन कौन से साथियों? निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत और आपका एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करती, ये बिल्कुल गलत है। विकास सार्वभौमिक है लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता, ये गलत है, क्योंकि सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चे का विकास प्रभावित करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवृत्त होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। जी हाँ, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर जो विकास होता है वह यह दर्शाता है कि विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, मध्यवाय विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, ये सोपनी विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है, क्योंकि जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, जी हाँ साथियों, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं।
और अकेले ही तय करना होता है कुछ सफ़र। जी हाँ, कुछ सफ़र ऐसे होता है, कुछ मंजिल, कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो अकेले ही तय करने पड़ते हैं। ज़िंदगी को हर सफ़र में हम सफ़र आपको कोई नहीं मिलता, इसलिए अकेले तय कीजिए, तैयारी बेहतरीन कीजिए। सिलेक्शन के बाद आपके सपने साकार होने के बाद सब कुछ, सारा कुछ आपके साथ होगा, सब कुछ सकारात्मक होगा, हर एक लाइन, हर एक समय आपके लिए पॉजिटिव होगा। इसलिए कहते हैं आज मेहनत कर लीजिए, कल आपका बेहतर होगा। कल आपके सुप्रभात के साथ, सूरज की नई किरणों के साथ आपका जो भविष्य है, आपकी जो लाइफ है, वह सफलतामय होने जा रही है। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को और उस वक्त ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है, हमारी इन बातों को। ठीक है, तो राइट ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। शरीर के विकेंद्रीय भाग से परिधियों का या परिधियों या अंगांगों की ओर जो विकास दर्शाता है, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। और आज की क्लास का 25वां प्रश्न स्क्रीन पर है कि निम्न में से विकास कौन सा सिद्धांत गलत दिया गया है। तो आप सभी परिचित हैं, विकास में व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं, बच्चे बालक बालिका में बुद्धित्व में विभिन्नताएं होती हैं, आप और हमारे में विभिन्नताएं होती हैं, अर्थात व्यक्तित्व में विभिन्नताएं होती हैं। यह एक सतत प्रक्रिया होती है। विकास कैसी प्रक्रिया? सतत है, जो हमेशा चलती रहती है। और यह पूर्व कथनीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यह पूर्व कथनीय प्रक्रिया है। लेकिन विकास संयोगों का परिणाम है। यह विकास के संबंध में सिद्धांत हमारा गलत दिया गया है। विकास कोई संयोगों का परिणाम नहीं होता है। विकास में व्यक्तित्व भिन्नता होती है, विकास में सतत प्रक्रिया होती है और यह पूर्व कथनीय होती है। और आज जान लेते हैं आज का आपके लिए मॉक क्वेश्चन क्या है। सभी इस मॉक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मस्तिष्क अधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग होगा? चेतना का, विकास का, विवृद्धि का या संशोधन का? एक बार प्रश्न रिपीट करते हैं, मस्तिष्क अधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना, विकास, विवृद्धि, संशोधन। सभी कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।